चलिए स्टार्ट करें। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने वेव इक्वेशन देखी थी। ठीक है, वेव इक्वेशन में क्या दिखेगा, साइन और कॉस दिखेगा, और साथ साथ में क्या होगा, साइन या कॉस दिखता है, और साथ साथ में टी और क्या दिखता है, एक्स दिखता है ना। क्या दिखता है, टी और एक्स दिखता है। और हमने दो इक्वेशन बनाई थी इस वाले से, समझ आ रही ना बात, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन E इज इक्वल टू कितने के बराबर थी, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बनाई थी ना, B नॉट साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां तक क्लियर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो चीज है एक्स, ये बताता है वेव की डायरेक्शन, वेव के चलने की डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, अगर वाई लिखा हुआ है तो वेव वाई डायरेक्शन में, जेड लिखा हुआ है तो जेड डायरेक्शन में। पहली बात। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, दो जगहों से पता चलेगा। या तो यहां पे लिखा हो ना, या तो यहाँ पे आई कैप जे कैप ऐसे कुछ लिखा होगा। मान लेते हैं जे कैप लिखा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। और अगर यहाँ पे के कैप लिखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। अदरवाइज क्या होगा, दूसरा तरीका, यहाँ पे मेंशन कर देगा, यहाँ पे ई वाई लिख देगा और यहाँ पे बी जेड लिख देगा। समझ आ रही ना बात, दो चीजें हो गई, एक वेव की डायरेक्शन पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, और किसकी पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड की। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। तो कैसे पता करेंगे, अगर टाइम और एक्स ना, टाइम और पोजीशन दोनों का साइन सेम है तो वेव किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स। और अगर टाइम और एक्स दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट है, तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये दो बातें हो गई। ठीक है, और मैंने लास्ट में जाते जाते एक बात बताई थी, अगर इन इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट करोगे, तो इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा सी के बराबर होता है, चाहे वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करे और चाहे वेव वैक्यूम में ट्रेवल करे। ये रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और सी क्या है, वेव स्पीड, और ये कितने के बराबर होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एक फार्मूला और वेव स्पीड का होता है, वो v जो होता है वेव स्पीड, यहाँ पे दो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, एक टाइम के साथ क्या लगा हुआ है, ओमेगा, और एक x के साथ क्या क्या लगा हुआ है, k। इसका रेशियो जो होता है टाइम का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट ना, ये भी क्या कहलाता है, वेव स्पीड कहलाता है। अगर वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो v किसके बराबर हो जाएगा, c के। अगर वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर रही है तो v ही रहेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो c से क्या आएगी, कम आएगी। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे हमें क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये तो कल जो पढ़ाया था, सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये वाला देखिएगा, E इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ये y है, ठीक है, ये y है, y डायरेक्शन में वेव है, किस डायरेक्शन में, वो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, y डायरेक्शन में, और वेव किस में चल रही है, x डायरेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, x डायरेक्शन में। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि t के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, और x के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन।
वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहला आंसर हो गया। दूसरा, फाइंड द वेव स्पीड। वेव स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ टी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये अपने आप ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेव किस में चल रही है? वैक्यूम में चल रही है। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। कर चुके? ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज ना। वेवलेंथ कल डिफाइन किया था। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पीरियड ना। टी टाइम पीरियड में वी स्पीड से चल रही वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे आपको पता है टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाई एफ हो जाएगा ना। v की वैल्यू कितना? स्पीड। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो लाइट की स्पीड आपको पता ही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और f की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 6। आंसर हो जाएगा मीटर। लिख चुके हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड बोला है ना, मतलब बी नॉट, टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट सी के बराबर होता है। तो उल्टा कितने के बराबर होगा? 1 बाई सी। बस आंसर होगा। ठीक, लिख चुके हैं आप? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस पे मैं कल 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, डायरेक्शन वाले पे। ये वेक्टर बेसिस पे है और एक पॉइंटिंग फैक्टर करके टॉपिक है, उसको मैं उसी के साथ निपटा दूंगा। अभी तो इतनी जानकारी पे बेस्ड है जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। और वेव जिस तरफ ट्रेवल करती है वो भी क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। उसी पे है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। तो वेव किस तरफ चल रही है? हाँ, जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? सिंपल सा है, एक्स और वाई में होगा। ये बहुत ही हल्का सा है। इस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कल, ठीक है। ये इतना आपके पास अभी जानकारी है, पॉइंटिंग फैक्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। ये है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 है और y डायरेक्शन में इतने के बराबर है और z डायरेक्शन में भी 0 है। तो कह रहा है वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। पहले डिसाइड कर लीजिए यहां पे x के साथ कैसा है? नेगेटिव, और t के साथ कैसा है? पॉजिटिव। तो वेव किधर चलेगी? पॉजिटिव। तो मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, मूविंग अलोंग नेगेटिव x, ये गलत है ना। ये गलत है, और मूविंग अलोंग नेगेटिव x, अब इन दो में से सही है। अब कह रहा है आगे क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो सबसे पहले ये जो लगा होता है t के साथ, ये क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई f
और ओमेगा की वैल्यू कितना दी हुई है 2 पाई इंटू 10⁶। तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफी में कर दिया, इसको नहीं चेक करना चाहिए था, ये दोनों तो सेम ही है कि नहीं। 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, F इज इक्वल टू आर है। अब कह रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ किस में छिपी होती है, ये x के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, k होता है। अच्छा k की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 2 पाई बाई लेमडा, बराबर है किसके, पाई इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहां से पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁶ ना। और ये क्या होगा, अरे लेमडा इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तुम प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। यहां पे वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁶ ना। आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। वैसे 200 वाला ही सही होगा, ठीक है, 2 लगा हुआ है, ठीक है, 2 लगा हुआ है तो 200 वाला ही सही होगा, और क्या कर सकते हैं। समझ आ रही ना बात। ठीक है, इसको इसको कट करके ऐसे कर लीजिए, 2 इंटू 10⁶ और ये 10⁶। समझ आ रही ना बात, सही कर लीजिए। चलो अगली चीज देखें, 1 मिनट, लिख चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन EMW इज फ्री इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहना मतलब आप समझ रहे हो, जब फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है ना, तो इसका मतलब ओमेगा डिवाइड बाई के कितने के बराबर होगा, सी के बराबर। ओमेगा डिवाइड बाई के कितने के बराबर होगा, सी के बराबर। तो आपसे क्या पूछा है, इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के बराबर होगी तो इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। समझ आ रही ना बात। तो मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको किसकी किसकी वैल्यू चेक करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितने के बराबर है, 10 के, तो ये बात तो सही हो गई, सी वाली। अब आप देखिए सी कहां पे दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब इन 2 ऑप्शन में से चेक करना है, सी हो गया। अच्छा वैसे भी द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये बात गलत है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये भी क्या हो गया, गलत। बचा कौन सा, ए एंड सी। तो ये तो था लॉजिकली, लेकिन अगर हमें आंसर निकालना हो, चलिए ये वाला तो दिख गया कि सी वाला सही है, ए वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, उसको सीखिएगा। आपको पता है वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डिवाइड बाई के, यही होता है ना। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई v, और v की जगह पे आप कितना पुट कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ओमेगा की वैल्यू कितना दी हुई है, 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸। एक तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 30। तो k की वैल्यू कितना आ गई, 1/30। आपसे k की वैल्यू अगर 1/30 करोगे तो 0.03 आएगा, और यहां पे कितना दिया हुआ, 0.33। तो ये वाला क्या है, गलत है। अब लेमडा की वैल्यू k में छिपी होती है, 2 पाई बाई लेमडा, बराबर होगा किसके, 1/30 के। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो लगभग आ जाएगा ये वाला आंसर, 180। ठीक है, सही ये वाला हो जाएगा।
देखिएगा इस क्वेश्चन को, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दिया हुआ है, द वेव गोइंग इन एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन ना, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपको पता है ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट बराबर होता है किसके, सी के। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸, और ई की वैल्यू पता है, ई नॉट कितने के बराबर है, 600, आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं, जितने लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे ना या नहीं दे रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, जैसे अभी क्लास कर रहे हैं ना तो हर किसी को समझ आता है ना, लगभग सभी क्लास में समझ ही रहे हैं तभी तो क्लास आ रहे हैं, अगर समझना छोड़ देते तो नहीं आते। तो यहाँ से एक बात क्लियर कट है, आपके पास कोई रिवीजन की प्लानिंग नहीं है, कैसे रिवाइज किया जाता है। अगर आपको रिवीजन नहीं आता तो आप कंपटीशन भूल जाइए, सबसे बड़ा हथियार जो है वो रिवीजन है पहला। और अगर आपका रिवीजन करने का तरीका अच्छा है, अगर आप कंटिन्यूअस रिवाइज करते हैं तभी आप टेस्ट देंगे, और अगर टेस्ट देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब रिवीजन का कोई तरीका आपका सही नहीं है, समझ आ रही है। बस यही रीजन तो होता है, इसीलिए आप टेस्ट नहीं दे पा रहे। अभी जैसे पढ़ा रहा हूं ना, बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन 15 दिन बाद यही चीज क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते कंटिन्यूअस। तो अगर आप रिवीजन छोड़ दोगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और रिवीजन ही मतलब मेन पार्ट है इसका। ये वाला क्वेश्चन मत करिएगा, ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए, ये करा चुका हूं मैं, पिछले वाले क्वेश्चन में था ये, वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर निकाला था ना पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में के निकाला, के के बाद क्या निकाला, लेमडा निकाला था ना, 2π/, लेमडा पुट करके के की जगह। वही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप पहले ही पूछ लिया के की वैल्यू। हो जाएगा ना, के की वैल्यू पूछा है, कैसे निकालोगे पता है ना, के कौन सा वाला फार्मूला से, ω/v से, और v की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, वैक्यूम में जब ट्रेवल करती है तो v की जगह पे क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है, अगर वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक यही देखने जा रहे हैं, अगर वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करेगी तो v कितने के बराबर होगा। अच्छा, अगर वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो v कितने के बराबर है, c के बराबर। अगर वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करती है तो कितने के बराबर होगा, देखिएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव ना, स्पीड ऑफ वेव पढ़ना है तो एक चीज मैंने जब बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ाया था तो उसमें एक फार्मूला बताया था, C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये C इज इक्वल टू होता है। तो अगर आपको V निकालना है तो V जो होगा 1/, ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी जो है ये फ्री स्पेस की है। अगर मीडियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, μm, और यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m। समझ आ रही ना बात? एक चीज आप समझिएगा, अगर कहता है वेव एयर में ट्रेवल कर रही है, किसमें ट्रेवल कर रही है, एयर में, तो एप्सिलॉन, अच्छा उसको सुनने से पहले एक चीज और समझिएगा, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू m डिवाइड बाई म्यू नॉट ना।
म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। और अगर आप देखोगे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू एम की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा ये बताओ ये दोनों चीजें किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर हो जाए, सी डिवाइड बाई क्या बचेगा, रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर ना, इतने के बराबर हो जाएगा। इतने हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला चैप्टर हमें पढ़ना है, क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई म्यू। अच्छा ये म्यू परमिएबिलिटी नहीं है बल्कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये बढ़िया से फील आएगा जब आप पढ़ोगे वेव रे ऑप्टिक्स, तब मैं पढ़ाऊंगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझ आ रहे हो। तो अगर वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो V बराबर होगा किसके, C के, और अगर वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो V बराबर होगा C डिवाइड बाई म्यू के। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है। और एक बात अब देखिए क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में दो बातें, जब आप इसको छापिएगा तो दो बातें साइड में जरूर लिख लीजिएगा क्वेश्चन के लिए। अगर आपकी वेव जो है एयर में ट्रेवल कर रही है, इसमें एयर में, तो एयर में ट्रेवल करती है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1। एयर मतलब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होना म्यू आर का 1 होना नहीं बताता, समझ आ रही ना। म्यू कैसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म की, किसकी है, मैग्नेटिज्म की। और एप्सिलॉन आर किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अगर एयर में वेव ट्रेवल कर रही है तो एप्सिलॉन आर की जगह पे कितना पुट करोगे, 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां पे वेव ट्रेवल कर रही है वो मीडियम जो है नॉन मैग्नेटिक है, तब समझ जाना म्यू आर 1 है। नॉन मैग्नेटिक मतलब म्यू आर 1, और एयर में ट्रेवल कर रही है तो एप्सिलॉन आर 1। ये दो बातें आप लिख लीजिएगा। एप्सिलॉन आर 1 कब होगा, जब कहां पे चलेगी, इन एयर। और म्यू आर कब 1 होगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम, इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम ना। ये बातें लिख लीजिए आप, ठीक है। लिख चुके आप। सबसे पहले दो क्वेश्चन इस पे करेंगे हम, ओए इस वाले फार्मूले पे, C डिवाइड बाई वेव स्पीड जो होती है, वेव स्पीड जो होती है वो C डिवाइड बाई कितने के बराबर होती है, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और अगर वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तब वेव स्पीड कितने के बराबर होती है, C के बराबर। और ये कितने के बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना। लिख चुके आप। एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वेव की स्पीड कितने के बराबर हो, C के, और वो कितने के बराबर होगी, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वेव स्पीड कितने के बराबर होगी, C डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर ना। सबसे पहले इस पे दो क्वेश्चन निपटाते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे इस वाले फार्मूले में, पहले इस पे कर लेते हैं। नहीं पहले इसी पे करते हैं, ऊपर वाले। चलो इसको देखो, एन इलेक्ट्रोमैग दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है,
जल्दी ग्रो कर गया है कम उम्र में। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर इंटर्स इन ए मीडियम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एयर से कहां जाती है, एयर से मीडियम में जाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर, ये पहली वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां पे है, एयर में, और ये जो दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां पे है, मीडियम में। ठीक है, अब कह रहा वेयर द वेव नंबर के एंड फ्रीक्वेंसी न्यू रिफर्स टू, ये भी नहीं है, न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू रिफर्स टू देयर वैल्यूज इन एयर। द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। मीडियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, मीडियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। अच्छा, कहां से इंटर कर रही है, एयर से। कहां से इंटर करे, एयर से। अगर एयर से इंटर कर रही है तो एप्सिलॉन R1 पहली वाली क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। नहीं बताया ना, जब एयर होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर। तो एप्सिलॉन R1 आ गया। अब मसला किसका है, एप्सिलॉन R2 का ना, इसी का रेशियो तो पूछा है, समझ आ रहे हैं। तो एप्सिलॉन R2 कहां से निकलेगा, इस वाले से निकलेगा ना, दूसरी वाली इक्वेशन से। इसको यहां पे बोर्ड पे बना लिख लीजिए, E2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट, एक्स कैप लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2kz माइनस KCT, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले आपको ये बात पता है एप्सिलॉन आर का जुगाड़ हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कहीं पे लिखा हुआ है मीडियम रिस्पेक्टिवली, एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2 refers to relative permittivity of air and medium respectively, which of the following is correct। समझ आ रही ना बात। अच्छा, यहां पे कहीं पे ये देखो, द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, मतलब जिसमें ये किसके लिए दूसरी इक्वेशन है, मीडियम में। तो मीडियम कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक अगर है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, C डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू कितने के बराबर है, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है ना मीडियम, तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, V कितने के बराबर आ गया, C/2। तो V की जगह पे लिख दो C/2 इज इक्वल टू C बाई रूट, कितना बचेगा, एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर कौन सा वाला है, 2 वाला, तो यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। C क्या हो जाएगा, कैंसिल, रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एप्सिलॉन R2 कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, है बस आंसर हो गया, समझ रहे हो। अगला देखो, ये वाला। अच्छा, क्या कह रहा है, समझ आ रही ना बात, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपसे क्या कह रहा है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, परमिटिविटी को ही क्या बोला जाता है, परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दी हुई है, प्रोपेगेटिंग इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले प्रोपेगेटिंग इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम। अच्छा, एयर भी बोल सकता था लेकिन एयर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी क्या पूछ रहा है आपसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी। तो ध्यान से देखिएगा, वेव स्पीड कितने के बराबर होती है, v इज इक्वल टू C डिवाइड बाई अंडर रूट कितने के बराबर होती है, म्यू आर एप्सिलॉन आर। यही, इसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं ना, समझ आ रही ना बात। तो अब आप देखिएगा, वेव स्पीड पहले निकालिए यहां से, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x।
तो वेव स्पीड v इज इक्वल टू कितने के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ t कितने के बराबर, 3 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 10 टू द पावर 8, इतना आ जाएगा। तो यहां पे रख दीजिए 3/2 मतलब बेसिकली ये c/2 है ना, कितने के बराबर है c/2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा c से c क्या हो जाएगा कैंसिल। और एक बात यहाँ पे कैसा मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मतलब म्यू आर की वैल्यू 1, तो अब कितना बचा एप्सिलॉन आर का, रूट बराबर है किसके 2 के, रूट इधर आएगा तो क्या बना देगा स्क्वायर, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसी को क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करिएगा तो इसका आंसर रुक जाइए, पेन बगैर चलाए देना है, बताइए कौन सा होगा। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर द परमिटिविटी एंड permeability of free space, permittivity and permeability of free space, and epsilon and mu are the corresponding quantities for medium। मतलब ये भी permittivity और permeability है लेकिन किसकी है, मीडियम की। कह रहा देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा सही होगा, बगैर पेन चलाए दे सकते हो आप इसका आंसर, कौन सा सही होगा, ए वाला। अबे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, सी डिवाइड बाई क्या होता है, ये वेव स्पीड जो होती है वो क्या होती है सी डिवाइड बाई म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। सी कितने के बराबर होता है 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ना, और v कितने के बराबर होता है, v कितने के बराबर होता है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, अगर c लिखना तो ऐसे लिखना 1 डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और जब आप v लिखना तो यहां पे क्या होगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन मीडियम और म्यू मीडियम, ये दो डाटा दिए हुए हैं ना, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा v की जगह पे ये वाली चीज आएगी, और ये वाली चीज 1 डिवाइड बाई लिखा जाएगा ना, तो ये किधर चला जाएगा ऊपर, और ये कितने के बराबर हो जाएगा म्यू और कितने के बराबर म्यू एप्सिलॉन, तो कौन सा सही हो जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ के ऊपर एक और क्वेश्चन, अभी नहीं लिख पाए, कौन बोल रहा था, ये वाला देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, मिली मतलब स्मॉल m होता है और मेगा मतलब कैपिटल M, passes from vacuum into a dielectric medium। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस से कहाँ जा रहा है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, विथ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। अच्छा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, म्यू आर इज इक्वल टू कहीं पे मेंशन है, अगर नहीं मेंशन है तो आप कैसा मान के चलोगे, नॉन मैग्नेटिक, म्यू आर की वैल्यू क्या मान के चलोगे 1, अगर उनको देना होता तो देते, नहीं दिए हैं तो कितना मान के चलोगे 1।
अगर ऐसा है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो सबसे पहले वेवलेंथ का फार्मूला हमने पढ़ा है, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेव स्पीड कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है वेव उसे ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड का उल्टा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो v अपॉन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये जनरल फार्मूला है वेवलेंथ का। सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में देख लेते हैं। पहली बात हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। है, कौन सा आंसर बता रहे हो आप, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड ना, यही होगा। मैं सही तो कर रहा था, झूठे कार्ड से कर ले जाओगे ना। एक बात मैं बताऊं, एक मिनट रुक जाओ, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ एक ऑप्शन में है, और एक ऑप्शन में क्या है, अनचेंज अनचेंज अनचेंज। पहली पहली चीज ये फ्रीक्वेंसी हाफ वाला गलत हो जाएगा। रीजन मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंसी जो बनती है ना वो किसके सोर्स की वजह से बनती है, किसकी वजह से, सोर्स की वजह से। तो जब तक मैं आपको ये पढ़ाऊंगा क्या कहते हैं अपना रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये बात सेम होगी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कभी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। समझ आ रही ना बात, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। रीजन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कौन बनाता है, सोर्स बनाता है। एक बार अगर फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई किसी वेव की तो वो किसी भी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, सेम है। तो पहली चीज फ्रीक्वेंसी क्या रहने जा रही है, सेम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। पहली बात तो डिसाइड हो गई। अब दूसरी क्या चीज चेक करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ना। पहले पहले किसमें है, वेव किसमें ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जब ट्रेवल करेगी तो लेमडा इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एफ। अब दूसरी सिचुएशन में किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितने के बराबर है, 4 के बराबर। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सी डिवाइड बाई रूट ऑफ कितने के बराबर, म्यू आर एप्सिलॉन आर, यही होता है। अच्छा, म्यू आर अगर नहीं मेंशन है तो कितना मान के चलोगे, 1। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और यहां पे क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना दी हुई है, 4। 4 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ना। तो स्पीड कितना हो गई, c/2। अब ये पहली सिचुएशन में किसमें थी, वैक्यूम में। अब कहां पे है, किसी मीडियम में। उस मीडियम में स्पीड कितने के बराबर है, c/2। तो स्पीड की जगह पे रखिए, नई वेवलेंथ आएगी और नई वेवलेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, c डिवाइड बाई 2f। अच्छा, ये वाली चीज कितने के बराबर है, c डिवाइड बाई f, लेमडा के बराबर। तो वेवलेंथ क्या हो गई, मीडियम में जाने के बाद हाफ हो गई। तो कौन सा सही हो जाएगा, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। समझ गए ना क्वेश्चन, लिख चुके कि नहीं यार। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं, हेडिंग डालिए, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसका मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
किससे बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी को। अब आप देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या सीन होता है? अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ऑसिलेट करती है? वाई डायरेक्शन में। और वेव किधर चलेगी? जेड डायरेक्शन में। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों कैसे होंगे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछा है तो एनर्जी दो के पास होगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड के पास। अगर आपको याद हो, कैपेसिटर में मैंने ये फार्मूला पढ़ाया था और मैग्नेटिज्म में भी एक जगह पे मैंने बताया था कि ये वाला चीज, ये वाला फार्मूला जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज होगा। तो मैं वो फार्मूला बता रहा हूं। कैपेसिटर में जो आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है, स्मॉल यू करके पढ़ा था। स्मॉल यू जो होता है कैपिटल यू डिवाइड बाई क्या? वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये पढ़ा था हाफ एप्सिलॉन नॉट और कितने के बराबर था? ई स्क्वायर के बराबर ना। और जब मैंने आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था तो यही चीज पढ़ाया था, U इज इक्वल टू हाफ सेम रहेगा और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे उल्टा आता है ना, डिवाइड में आता है म्यू नॉट और E की जगह पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। E इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपका दिल करे तो फाई लगाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही ना बात? ये होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज क्या कहलाती है? फेज कहलाती है। ये वाली चीज क्या कहलाती है? फेज कहलाती है। अच्छा, ये जो फेज होता है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का फेज क्या होता है? सेम होता है। दोनों का फेज क्या होता है? सेम। और मैंने ये भी बताया था सुबह वाले बैच में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है तो उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि उसका फेज डिफरेंस 90 है। बताया था, समझ आ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लेते हैं जीरो से वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जीरो से जेड डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करेगी। समझ आ रही ना बात? लेकिन शुरू कहां से होगी? जीरो से ही होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना शुरू होती है उसी तरह उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? जीरो होता है। खैर, यहां तक हो जाने के बाद अब आप देखिए, ये एनर्जी की इक्वेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिखना चाहते हैं। किसके लिए लिखना चाहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो यहां पे U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट और E की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए? E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। समझ आए? इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल। अब ई नॉट आया है, पहले ई नॉट नहीं था, पहले ई था। ई की जगह पे जब ये वैल्यू पुट करोगे, ई नॉट और ई में फर्क क्या है? ये ई जो होता है वो किसी टाइम टी पे एनर्जी है और ई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी कह रहा हूं। ई क्या है? किसी टाइम टी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई नॉट क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे बी के बारे में, बी क्या है? किसी टाइम टी पे मैग्नेटिक फील्ड और बी नॉट क्या है? मैक्सिमम मैग्नेटिक। तो चलिए यहां पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ऐसे ही यहां पे बना सकते हो कि नहीं? समझ आ? यहां पे क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट और यहां पे क्या हो जाएगा? बी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। वही चीज समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर है? अब देखो ये वाली जो एनर्जी की इक्वेशन है U, ये क्या है? किसी टाइम T पे एनर्जी डेंसिटी है।
और ये क्या है, किसी टाइम टी पे एनर्जी डेंसिटी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये एनर्जी डेंसिटी किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब मुझे चाहिए होता है बेसिकली ऑसिलेशन के केस में मुझे एवरेज चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो यू बार हो जाएगा एवरेज, बार जब करोगे तो ये स्क्वायर वाले पे एवरेज करोगे, बाकी चीजें क्या है कांस्टेंट, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर मैंने बताया है इसका एवरेज कितने के बराबर होता है, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, कितने के बराबर 1/2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1/4 और कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे एनर्जी डेंसिटी इसकी निकालिए, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसका एवरेज कितने के बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये कितने के बराबर 1/4 बी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट। ये हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विथ मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब इसकी जगह पर या तो मान लो या तो मैं प्रूफ करके दिखाऊं, यहां पे ये जो वैल्यू है ना, ये रिलेशन आपने पढ़ा है, यहां पे लिख देता हूं ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट कितने के बराबर होता है, सी के बराबर होता है, ये पढ़ा है। और एक रिलेशन पढ़ा है C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ना। अब आप क्या करोगे, यहां पे ध्यान से देखना, बी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर, बी नॉट की जगह पे रख सकते हो ना, ई नॉट बाई सी रखोगे तो क्या हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यहां से सी स्क्वायर करोगे तो कितने के बराबर, जब आप सॉल्व करोगे इसी के बराबर आएगा, यही सेम आएगा। इन दोनों का यूज करके ले आओगे या कर ले जाओगे आ जाएगा कि नहीं आपसे, नो आ जाएगा ना। तो इससे पता चलता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, पहली शर्त तो यह है कि दोनों सेम फेज में होते हैं और एक दूसरे से कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, दोनों की एनर्जी डेंसिटी कैसी होती है इक्वल होती है, दोनों की एनर्जी डेंसिटी कैसी होती है इक्वल। तो अगर आपको टोटल निकालना होगा तो क्या कर दोगे 2 टाइम्स कोई भी एनर्जी डेंसिटी ना। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर होगी बताइए, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रिक की या 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेंसिटी किसकी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों एनर्जी डेंसिटी कैसी है सेम है। और नहीं यकीन आएगा यहां पे क्या रिप्लेस करना बी नॉट, और यहां पे क्या रिप्लेस करना, यहां पे जब बी नॉट रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर देना तो रूट हट जाएगा, तो सी स्क्वायर की जगह पे पुट करोगे यही रिलेशन आ जाएगा, समझ आए। तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है सेम होती है। अगर दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड होती है ना, तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगी उतना एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के, तो टोटल कितने के बराबर होगी 2 टाइम्स होगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी बताइए, कितना आएगी, यहां से सॉल्व करोगे कितने के बराबर आएगी, 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कितने के बराबर हो जाएगी बी नॉट स्क्वायर बाई 2 और कितने के बराबर म्यू नॉट, बस हो तो गया ना। और अगर ऊपर वाले ने थोड़ा और अच्छे से दिमाग दिया है तो एक लाइन और कर सकते हो, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जैसे आई आरएमएस लिखना होता है तो आई आरएमएस कितने के बराबर होता है आई नॉट बाई √2 के बराबर। अगर ईमानदारी से देखो ये ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर करो, ई नॉट बाई √2 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट और ई आरएमएस का ना, तो ई आरएमएस कितने के बराबर होगा ई नॉट बाई √2, तो यही आ जाएगा। ऐसे ही ये कितने के बराबर होगा 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट, और ऊपर क्या होगा बी आरएमएस का, ये भी हो सकता है रिलेशन, समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे ना।
कर लीजिए इसको, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। समझ आ रही? हाँ, एक चीज और सुन लीजिए न्यूमेरिकल के लिए, फिर उसके बाद छापिए। ये एनर्जी डेंसिटी किसके साथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला किसके साथ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कौन सा है? टोटल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ना। और एनर्जी डेंसिटी दोनों की क्या होती है? सेम होती है। क्वेश्चन करते वक्त एक बात ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछा है या मैग्नेटिक फील्ड की पूछा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूछा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब एनर्जी डेंसिटी पूछेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो इसका मतलब टोटल पूछ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछेगा तो इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की पूछेगा तो ये वाला पूछ रहा है। समझ आ रही ना बात? और चाहे इस फार्मूले से एनर्जी डेंसिटी निकालो, चाहे इस फार्मूले से निकालो, दोनों से आंसर क्या आना है? सेम, क्योंकि दोनों के पास एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए आप। हो गया? देखो, बताते भी नहीं आप लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट AMW इज गिवन बाई इतना, फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन द सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड लेंथ इतना ना। एनर्जी पूछा है। तो अच्छा ये बताओ, हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? एनर्जी पूछा है ना, फाइंड दी एनर्जी कंटेंट इन दिस सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर along दी एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पूछ रहा है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पूछ रहा है। कैलकुलेट करिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है, टोटल पूछ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना। यहां पे देखिए दी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड दी एनर्जी कंटेंट इन दी सिलेंडर, फाइंड दी एनर्जी कंटेंट इन दी सिलेंडर। तो एक चीज आप समझिए, अगर मेंशन नहीं है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टोटल पूछ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? टोटल पूछ रहा है ना, सिलेंडर के अंदर दोनों वेव होंगी। अगर इलेक्ट्रिक होगी तो साथ साथ में क्या होगी? मैग्नेटिक भी होगी। अगर मेंशन नहीं है तो आप किस तरफ जाओगे? टोटल की तरफ। तो टोटल का फार्मूला क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का? हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है? ई नॉट का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? अगर आपको मेंशन कर देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी बताइए, तब यहां पे फार्मूला क्या होता है एनर्जी में, एनर्जी डेंसिटी में? बोलो ना यार, 4 होता ना। क्या होता? 4 होता। या मैग्नेटिक फील्ड के साथ पूछता तब भी यहां पे क्या होता? 4 होता। लेकिन यहां पे टोटल हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टोटल। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमसे एनर्जी पूछा है, एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है। क्या पूछा है? एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम कितने के बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसमें से कोई डाटा ऐसा नहीं है जो ना गिवन हो, पता हो आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 के बराबर। ई नॉट की वैल्यू कितना दी हुई है? 50। तो ई नॉट की वैल्यू 50 हो जाएगी। एरिया कितना दिया हुआ है सिलेंडर का? 10 मीटर स्क्वायर। एरिया 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ कितना दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल के रखना? मीटर में 0.5 एनर्जी आ जाएगी, यू की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻, ले लो, लगभग 8.85 है, अप्रॉक्स 9 के करीब ले लो। 9 इंटू 10⁻⁻12 ले लो। कितना?
50 के करीब आएगा। एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो 55 समथिंग इंटू 10⁻⁻9 आएगा। ठीक है, आ रहे हैं आंसर? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिख चुके हैं भैया? हो गया ना? अब सॉल्व कर लेना आराम से घर पे, मैंने आंसर तो बता दिया है। ठीक है, 55 समथिंग इंटू 10⁻⁻9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 1/4 वाला फार्मूला लगेगा ना? कौन सा? 1/4 वाला, 1/2 वाला नहीं लगेगा। तो 1/4 वाला लगेगा। अच्छा, इक्वेशन किसकी दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं दी है, किसकी दी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है दोनों के पास एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी नॉट का क्या होगा? स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट ना। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो ना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻7 के। तो म्यू नॉट यहां से आ जाएगा और बी नॉट की वैल्यू कितने के बराबर है? एक चीज ध्यान देना, माइक्रो लिखा हुआ है। हाँ, माइक्रो टेस्ला 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, आंसर पाई के फॉर्म में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर पाई के फॉर्म में बताइएगा कितना आएगा। वन डिवाइड बाई 1.6 पाई आ रहा है। बी नॉट की वैल्यू कितने के बराबर है? 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये 100 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 16 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये कितना बचेगा? 10। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 10 की पावर इसको कितना लिख सकते हो? 4। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। तो ये 12 कट के कितना हो जाएगा? -8। -8 बचेगा और ये -7 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर -1 ना। 10 की पावर -1 मतलब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 10। तो 1 डिवाइड बाई 160 पाई। हाँ, ये आएगा। समझ आ रही ना बात? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। 1 मिनट सुनिएगा कोई ध्यान से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो आई से दिखाते हैं ना, और आई जो होता है वो पावर डिवाइड बाई एरिया। पावर डिवाइड बाई एरिया को क्या बोलते हैं? पावर पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। पावर पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। और पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया
एनर्जी पर यूनिट, ये एरिया तो पहले से ही है ना, एरिया छोड़ दीजिए, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर, और ये क्या है, एरिया। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। अगर पावर के फॉर्म में बोलते हो तो पावर पर यूनिट एरिया, अगर एनर्जी के फॉर्म में बोलते हो तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। दो डेफिनेशन हो गई। और एक चीज आप समझिए, जब किसी क्रॉस सेक्शन को एनर्जी क्या करती है, क्रॉस करती है ना, तो एनर्जी जब क्रॉस करेगी, एनर्जी क्रॉस सेक्शन से कैसे इंटर करनी चाहिए, परपेंडिकुलरली, कैसे, परपेंडिकुलर। तो किसी सरफेस से अगर एनर्जी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो वो एनर्जी पर यूनिट, वो पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना। या ऐसे एनर्जी के फॉर्म में अगर किसी क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलरली जितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखिएगा एनर्जी, इसका फार्मूला लाते हैं, इंटेंसिटी का फार्मूला बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने पढ़ा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, ई नॉट का क्या होता है, होल स्क्वायर, और ये क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। और ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है ना, ये कौन सी है, टोटल वाली, तो ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी। समझ आ रही ना बात। अब यहां से देखिएगा, वॉल्यूम को इधर ले जाइए तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। ये टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के साथ। समझ आ रही ना बात। अब यहां तक हो जाने के बाद मान लेते हैं ये जो एनर्जी थी एक सिलेंड्रिकल एरिया से क्रॉस कर रही थी, यहां से सिलेंडर से क्रॉस कर रही थी, इस एरिया से एनर्जी क्रॉस कर रही थी। समझ आ रही ना बात। अच्छा, जो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस कर रही है, उसकी स्पीड मान लेते हैं कितने के बराबर है, c के बराबर, और ये लेंथ कितनी है, l है। तो आप ये बताइए, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, यही होगा ना। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। मुझे यहां पे चाहिए होगा लेंथ की जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, l, और स्पीड कितने के बराबर है, c, और यहां पे क्या हो जाएगा, t ना। तो लेंथ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू l कितने के बराबर हो जाएगा, ct। यहां तक हो गया। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर एरिया इंटू ct डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 80, 80 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, इतना हिस्सा कितने के बराबर है बताइए, कौन सी है, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, यही है ना, टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ये भी फार्मूला हो गया। समझ आ रही ना बात। तो इंटेंसिटी के 3 फार्मूले एक बार रिवाइज करिएगा, पावर पर यूनिट एरिया, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और तीसरा फार्मूला क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। बस हो गया, कर लीजिए इसको। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखा है ना ये फार्मूला, आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या होगा बताइए, 1 मिनट पहले बता दीजिए फिर लिखिए। हाफ, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर इंटू सी।
लिख सकते हो ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसको ट्राई करिए, एक मिनट। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी इतना। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है, तो इसका मतलब जो फार्मूला आप यूज करने जा रहे हो इंटेंसिटी का, वो किसके फॉर्म में आप यूज करने जा रहे हो? आई इज इक्वल टू क्या होता है? यू बार ना, टोटल वाला इंटू क्या होता है? सी होता है। तो आप कोशिश करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूज करिएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? सी। इंटेंसिटी की वैल्यू कितना दी हुई है? 2। और ई नॉट की वैल्यू आपसे पूछा है, सी की वैल्यू आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, निकल जाएगा ई नॉट। ठीक है, निकालिए और बताइए कितना आएगा। 38 आया, 38 समथिंग ना। मैं 9 अगर ले करके करोगे तब की बात कर रहा हूं। हाँ, कितना आ रहा है? हाँ वही तो, अप्रोक्स मैंने आंसर बताया था ना, ऐसे अंदाजे से हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है, इसमें तो मेरा कोई रोल रहा नहीं। हाँ, अप्रोक्स ऑप्शन दिख जाएगा। ऑप्शन दूर दूर रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, जुगाड़ से आप कर ले जाओगे सर। हो गया कि नहीं यार? अब कुछ लोग यहाँ पे लास्ट में रूट भी नहीं किए होंगे, है कि नहीं? ई नॉट स्क्वायर है ना। चलो अगला देखते हैं। ये वाला बताइएगा। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 60 मीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम ऑपरेटिंग एट 4 मिलीवाट। ये क्या चीज दी हुई है? 4 मिलीवाट पावर। क्या दी हुई है? पावर दी हुई है। और क्या दी हुई है? लेंथ। तो आपको एक बात क्लियरली पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर डिवाइड बाई एरिया होता है ना। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर। आपसे क्या पूछा है? एनर्जी पूछा है ना। तो ये वाला फार्मूला देखिएगा, ये आपको पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करिए, ट्राई करिए। है इंटेंसिटी वाले से नहीं जरूरत है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड द एनर्जी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। आपको सीधा क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है। और टाइम की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है? टाइम की। तो टाइम जानते हैं कैसे निकलेगा? अच्छा, ये जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो किससे चलती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? कितना लेंथ है? 60 मीटर। और स्पीड कितना? 3 इंटू 10⁸ से चलेगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 20 इंटू 10⁻⁻8। तो यहां पे टाइम आ गया, पावर कितना दिया हुआ है? 4 मिली। मिली मतलब 10⁻³ इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10⁻⁸ ई की वैल्यू आ जाए। ये इंटेंसिटी का क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपली पावर का और एनर्जी का। ठीक, कितना आएगा? 88 इंटू 10⁻⁻10 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये वाला समझ आया कि नहीं? थोड़ा चेक कर लेना एक बार। यहां तक क्लियर है ना? अब अगला देखिएगा।
ये होमवर्क के लिए इसका फोटो लो जल्दी से, ये होमवर्क है, ठीक है। आपसे सीधा इंटेंसिटी पूछा है, क्या पूछा है? इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी आप निकाल लीजिएगा। ई नॉट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 50 के बराबर। और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, सी की वैल्यू आप जानते ही हो। हाँ, अप्रोक्स 3 के करीब आएगा। हाँ, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। करने लगे क्या आप लोग हैं? होमवर्क, HW मतलब होमवर्क। ये वाला 1 मिनट, ये क्वेश्चन कराने के बाद 2 मिनट थ्योरी पढ़ा के बस खत्म। तो इसको भी लिखो होमवर्क, मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं। 1 मिनट, इस क्वेश्चन का मैं बता दूं, हिंट कर देता हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। 1 मिनट सुनिएगा। इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन है, वेराइटी वो मैं नहीं दिया हूं, इस 100% वाले को दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 200 वाट बल्ब। आपको पावर दी हुई है, क्या दी हुई है? पावर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर डिवाइड बाई एरिया। इस पे कोई क्वेश्चन किए नहीं थे ना। तो पावर कितना दी हुई है? पावर कितना? 200 वाट। और क्या चीज? एरिया। अच्छा, यहां पे कुछ दिया हुआ है, बल्ब एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो एक चीज आप समझिए, बल्ब जो है ना, ये बल्ब इस तरह से जलेगा, बल्ब, ये बल्ब है। तो बल्ब जो लाइट देगा ना, वो अपने चारों तरफ देगा ना, तो एरिया कैसा लिया जाएगा? सर्कुलर। लाइट चारों तरफ देगा, स्फीयर जैसा, कैसा लिया जाएगा? तो एरिया कौन सा होगा? स्फीयर के जैसा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई। और रेडियस कितना हो जाएगी? 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 बाई पाई। इतना हो गया। अब कह रहा है ना, ये जो बल्ब है उसकी इफिशियंसी कितना है? इफिशियंसी कितना है? 100%। अगर इफिशियंसी 100% है तो ये पूरी पूरी इंटेंसिटी यूज हो जाएगी। और इंटेंसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? हाफ यू टोटल का एवरेज इनटू क्या होता है? सी। अच्छा, यू टोटल का एवरेज आपको बताना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताना, फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक निकल आएगा तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। समझ आए? तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? सी। और यहां पे आई की वैल्यू कितना है? 50 बाई पाई ना। तो अब यहां से ई नॉट निकल आएगा कि नहीं? अच्छा, ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट कितने के बराबर होता है? तो यहां से क्या निकल आएगा? बी नॉट निकल आए। कर पाओगे यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहीं पे 25% बोलता तब? इफिशियंसी कितना है? 25%। तो आप जानते हैं ये इंटेंसिटी को क्या करते हैं? इनटू 25/100 कर, फिर उस इंटेंसिटी की वैल्यू को इक्वल करते, तब निकालते। कर ले जाओगे? समझ गए मेरी बात? अगर 25% इफिशियंसी होती तो ये जो इंटेंसिटी थी उसका कितना निकाल देते आप? 25%। उसको यूज करके फिर आप निकालते ई नॉट। कर ले जाओगे? ठीक है, छोड़ दें? 5 मिनट बचा था एक बचने में। चलो, थैंक यू। एक बार और थैंक यू बोल दे देता हूं।
थैंक यू